नमस्कार, शालोम। आप सभी बच्चों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं पूनम कंवर, राजस्थान साहित्य, शौर्य और श्रृंगार की धरती से आप सभी लोग सैनी आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे अभी आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। तो शुरू करते हैं जयपुर के इतिहास की। जब बात होती है जयपुर के इतिहास की तो जयपुर का इतिहास जो शुरू होता है वो तेजकरण जी से शुरू होता है। तेजकरण जी दूल्हे राय जिन्हें कहा जाता है, मैंने शुरुआत में सारी बातें बताई। राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज है। ग्वालियर में 826 में स्थापना। उसके बाद पूरा वाला क्षेत्र, पहला वाला जो वीडियो है फर्स्ट जयपुर के इतिहास का, वो एक बार आप जरूर देखना। तेजकरण दूल्हे राय जिन्हें कहा जाता है, उनके पौत्र कोकिल देव आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवा लेते हैं। उसके बाद में आमेर में महलों का निर्माण करवाने के बाद जो अगले महत्वपूर्ण शासक बनते हैं वो पृथ्वीराज कछवाहा या पृथ्वीराज कछवाहा शासक हुए। पहली बार जयपुर में कोटड़ी व्यवस्था जो शुरू की, जिसे सामंती व्यवस्था का राजस्थान आमेर में प्रमुख अंश माना जाता है, वो शुरू होती है पृथ्वीराज कछवाहा के समय। इस समय 12 पुत्रों में उन्होंने डिवाइडेशन किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण पुत्र थे भारमल, जिनकी मम्मी आमेर की मीराबाई कहलाती है, जिनका नाम था बालाबाई, जो बीकानेर के शासक की पुत्री थी, उन्होंने वो जो भारमल उनके पुत्र थे। भारमल शासक बन जाते हैं। अकबर के साथ में वो संबंध स्थापित कर लेते हैं। 1562 में हरखाबाई जो उनकी बेटी होती है उसका विवाह कर देते हैं और अकबर इन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान कर देता है। भगवंत दास अगले शासक बनते हैं। महाराणा प्रताप के पास वो राजदूत के रूप में गए थे। अगले शासक बनते हैं 1590 में मानसिंह। मानसिंह महत्वपूर्ण शासक, 7000 सबसे बड़ा मनसबदार दरबार में और 7000 मंदिरों के निर्माता। काबुल, गया, वाराणसी, काशी, इसके बाद बिहार, मानपुर, उड़ीसा, मालवा के साथ में जितने भी क्षेत्र थे, इनकी सूबेदारी इनको मिली। इन सभी क्षेत्रों में मानसिंह ने हर बार मंदिरों का निर्माण करवाया। बिहार में जो शहर बसाया, इधर अकबरपुर नाम से शहर बसाया। दोनों जगह इन्होंने अपने अपने अलग अलग शहरों की स्थापना की। किंवदंतियां हैं कि जो 5 बड़े कबीले हुआ करते थे काबुल में, उन 5 बड़े कबीलों को पराजित करके जो तिरंगा है, वो जो उनका झंडा हुआ करता था झाड़शाही, उसे हटा करके अब इन्होंने एक बड़ा पचरंगा झंडा अपना लिया। मानसिंह के बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शासक मिर्जा राजा जयसिंह। ये वही मिर्जा राजा जयसिंह हुए जिन्होंने पुरंदर की संधि की, और ये संधि जो होती है पुरंदर की शिवाजी के साथ। 2 पुरंदर की संधि इतिहास में है, एक 1665 और दूसरी 1776। फिर मिर्जा राजा जयसिंह के बाद हमने शासक पढ़े सवाई जयसिंह। कल हम पढ़ रहे थे सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह जी में हमने बहुत सारी बातें देखी। सवाई जयसिंह के बारे में हमने बात की, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, और बहुत सारे जो निर्माण कार्य थे वो सवाई जयसिंह जी ने करवाए। पूरी क्लास है, कल आप उसे जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाई जयसिंह जी वाली क्लास है। अब सवाई जयसिंह जी के 2 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण रह गए थे। एक तो जयगढ़ जो किला था उसका रिकंस्ट्रक्शन कराते हैं, आगे चल के दोबारा उसका पुनर्निर्माण होता है। और एक और जो उनके बारे में रह गया, उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, 1734 और 1724। 24 वाला पहले करवाया और 34 वाला बाद में करवाया। तो सवाई जयसिंह में आप ये 2 फैक्ट जरूर याद रख लेना, और उसके बाद में आप उनको आगे बढ़ जाना, ठीक है। शेयर कर दे एक बार सभी बच्चे क्लास को जल्द से जल्द, बाकी सभी वाले फटाफट से जुड़ जाए। 50 को शेयर कर दिया। गंगाराम पटेल जी कह रहे हैं शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, खमाखणी विनोद बाईसा, चंचल जी भी आ चुके हैं, बिल्कुल शुक्रिया। ईश्वरलाल गुड इवनिंग मैम, एक बार नाम ले। ईश्वरलाल जी बिल्कुल, आपका नाम तो ईश्वर का है और ये नाम तो सभी लोग लेते हैं कई बार, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे जी, ठीक है। आज एक इन्फॉर्मेशन है, शाम को जो क्लास होगी 9 बजे, उसमें 4 टॉपिक है आपके। 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल है, समाचार पत्र है और प्रमुख राजनेता है। चारों टॉपिकों के सवाल होंगे लगभग 50 के आसपास, 50-55 के आसपास, पर डिटेल वाइज बताए जाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल है। मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, टफ नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी पूरा का पूरा रिविज़न एक बार में हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ जाएं आगे। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा सभी लोगों ने, और लाइक कर दिया होगा सभी लोगों ने, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले शासक जो है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान रख लेना, जो हमने सवाई जयसिंह शासक पढ़े थे, वो जो कल हम बात कर रहे थे सवाई जयसिंह जी की, इनके बारे में 2 फैक्ट आपको और लिखने होंगे। सवाई जयसिंह पहली बात 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। एक तो ये ध्यान रख लेना, 1724 में और 1734 में, 734 ईस्वी सन में ये 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। जयगढ़ का जो किला होता है उसका निर्माण कार्य वो करवाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, जयगढ़ के किले का निर्माण कार्य करवाया गया।
ये आप ध्यान रख लेंगे। और यहाँ पर आगे मैं आपको और बता दूंगी, नाहरगढ़ का जो किला है उसका निर्माण भी करवाते हैं। ठीक है, तो सवाई जयसिंह जी जो हैं इनकी मृत्यु हो जाती है 1750 में। कल हमने जब बात करी थी तो थोड़ी सी चीज़ें हम आज स्लाइड वाइज चलेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। कल सवाई जयसिंह में जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा एक देबारी समझौता होता है। सवाई जयसिंह समझौता कौन सा हुआ? देबारी। ये देबारी समझौते में कहा गया कि जो मेवाड़ के शासक हैं उनकी जो बेटी है अमर सिंह जी सेकंड की, अमर सिंह द्वितीय, उसका विवाह किया जाता है सवाई जयसिंह से, और उसका जो पुत्र होगा वही अगला शासक बनेगा। अब इनके जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था माधो सिंह, और जो छोटे पुत्र हैं जो समझौते के बाद हुए हैं उनका नाम है ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह, ये घटनाक्रम कल हमने देख लिया था और इसको समझ लिया था। अब क्या हुआ, आगे चलते हैं तो मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह जो है शासक बनते ही इनको अपनी अपनी रियासतें प्रदान कर देता है। किसको प्रदान कर देता है? ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707। अगला शासक बनता है बहादुर शाह, और ये बहादुर शाह अजीत सिंह को मारवाड़ प्रदान कर देते हैं और जय सिंह को ढूंढाड़ और आमेर प्रदान कर देते हैं। ये वाली बात मैंने आपको कल बता दी। अब हुआ क्या, जो युद्ध होना था अपनी अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, वो युद्ध हुआ ही नहीं। अगर युद्ध नहीं हुआ तो ईश्वर सिंह जी जब ये बड़े होते तो माधो सिंह जी ने कहा ठीक है, आपकी मम्मी का विवाह इसी शर्त पर हुआ, पर युद्ध तो हुआ ही नहीं, जरूरत पड़ी नहीं। ईश्वर सिंह जी ने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगला शासक तो मैं ही बनूंगा। तो यहाँ पर आज के थंबनेल में लिखा हुआ है उत्तराधिकार का युद्ध। बात समझ में आई आपको मेरी? यहाँ पर थंबनेल में क्या लिखा हुआ है? उत्तराधिकार का युद्ध। तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट याद रख लेना, उत्तराधिकार का युद्ध, समझ में आ जाएगी बात। अब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है जयपुर में। किस किस के बीच? सवाई जयसिंह और माधो सिंह जी के बीच में। सवाई ईश्वर सिंह, मेरी गलती, सवाई ईश्वर सिंह, और आगे चल के दोबारा शासक बन जाएंगे सवाई माधो सिंह, इनके बीच में। उत्तराधिकार का युद्ध कहाँ तक जाता है वो अपन देखेंगे। माधो सिंह, ठीक है। तो ये शासक बनते हैं सवाई जयसिंह, 1743 से 1750 तक शासक रहते हैं। ये शासक बनेंगे 1750 में, और 1768 तक ये शासक रहते हैं। इस बीच में जो घटनाक्रम है उसको अपन ध्यान से देखेंगे। बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ बातें हुई, कौन किसको पराजित करा, ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो हुआ क्या, अगर किसी बच्चे को कोई बात कहनी हो तो जल्दी से मैसेज कर देना, ठीक है। ऋषि जोधपुर से, गुरु माँ जोधपुर से, राधे राधे, बिल्कुल। उषा वैष्णव, ईसर लाट का निर्माण, बिल्कुल सही ही बता रहे हैं। प्रेमाराम जी, बसंती सिस्ट, अच्छा सबके लिए है क्लास, ठीक है। लक्ष्मण मीना जी बता रहे हैं कुछ चीज़ें, जय हिंद, और ठीक है, बिल्कुल। रीड के लिए है क्या? बिल्कुल ठीक है। चंचल, ठीक है। तो आप लोग अपनी व्यक्तिगत बातें और अपने यहाँ पर सही है, अच्छी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो शासक होते हैं सवाई ईश्वर सिंह, इनके समय ये शासक बन जाता है, लेकिन इस बात का विरोध करते हैं सवाई माधो सिंह जी। किन्होंने विरोध किया? सवाई माधो सिंह जी ने। ये इंपॉर्टेंट बात थी और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों के बीच इस बात को लेकर के युद्ध होता है। अब भारत में इस समय राजनीति में सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप कौन करते हैं? मराठे। इस समय पूरे विश्व में, पूरे भारत में अगर इनकी पहुंच होती, पूरे विश्व में पहुंच होती तो ये लूटपाट करते। मराठे हर जगह इंटरफेयर करते, पुलिस वालों की भूमिका में आ गए मराठे। आप जैसे किसी पुलिस वाले के पास जाओ, पुलिस वाले से कहो घर में झगड़े हो रहे हैं, आपसे भी कुछ रुपए ले लेगा, अगली वाली पार्टी से भी कुछ रुपए ले लेगा। तो बिल्कुल वैसी वाली भूमिका में आ गए थे। तो ये जो जगह है राजमहल, ये पड़ती है टोंक जिले में, और इस समय ये जो महादजी सिंधिया एक मराठा शासक हुए और इनका नाम था महादजी सिंधिया। इन्होंने सिंधियाओं से थोड़ा सा कांटेक्ट कर लिया और इन्होंने भी कर लिया। इन्होंने किया महादजी सिंधिया से, महादजी सिंधिया, तो ये पहुंच गए अपने होलकर के पास। इस सिंधिया मैंने गलत लिख दिया, होलकर के पास। तो इन्होंने होलकर से कांटेक्ट कर लिया। इंदौर के ये हुआ करते थे होलकर,
कहाँ के हुआ करते थे? इंदौर के। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। बड़ौदा के गायकवाड़ हुए। बड़ौदा के कौन हुए? गायकवाड़। पूना के पेशवा हुए। ठीक है, तो पूना में पेशवा और जो छत्रपति थे वो अपने सतारा के क्षेत्र के हुए। तो अब यहाँ पर दोनों सेनाएं आपस में भिड़ती है और युद्ध होता है और ये राजमहल का पहला युद्ध हो जाता है। युद्ध हो गया। इस युद्ध में ईश्वर सिंह की जीत हो जाती है। जीत कैसे हो जाती है? महाजी सिंधिया इनका साथ दे देते हैं। अब महाजी सिंधिया आते हैं, लो रुपए दो। मैं तो रुपए के लिए आया था आपके पास में। अब रुपए जो था वो इनके पास उतने थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि बाद में दे देंगे रुपए, आप चेक ले जाओ, मैं आपको चेक दे देता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा मराठों के लिए रुपए का था। उन्होंने कहा चेक दे दो। पहली बार मराठों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक दे दो। अब एक छोटी सी घटना है इसके बाद में कि वो चेक कैश नहीं हुआ, बैंक में लगाया और वो चेक कैश नहीं हुआ। ये युद्ध होता है 1747 ईस्वी सन, यानी कि माधो सिंह जी ने लगभग 4-5 साल वेट किया। अब दोबारा युद्ध होता है 1748। इस युद्ध का नाम है बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध। माधो सिंह जी को लगा अपने हाथ से सारी चीजें चली गई, पर ऐसे कैसे? हर बात हाथ से कैसे निकल जाए? कुछ स्टूडेंट होता है, एक बार फेल हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी बार फेल नहीं हो सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, कैसे भी करूं, साम दाम दंड भेद जीत हासिल करनी है। तो माधो सिंह जी इसी बीच में उन्हें 1 साल का समय मिल जाता है और माधो सिंह जी जो सिंधिया हैं उन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं। अब सिंधिया जी ने पाला बदल लिया और सिंधिया जी युद्ध लड़ते हैं। सिंधिया जी ने युद्ध लड़ा और इस युद्ध में जो ईश्वर सिंह है उनकी पराजय हो जाती है। सिंधिया जी ने ईश्वर सिंह से कहा कि पहले वाला चेक तो बाउंस हो ही गया, अब ऐसे करो युद्ध का हर्जाना दो, युद्ध का हर्जाना प्रदान करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी अभी युद्ध हुआ है, मेरे पास रुपए नहीं है, 48 की बात थी, आप मुझे 2 साल का समय दो। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, 2 साल का समय दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने हम दोबारा आ जाएंगे। इसी बीच में जो राजमहल का युद्ध हुआ था, इस राजमहल के युद्ध में जीत की खुशी में, किस चीज़ की खुशी में? जीत की खुशी में ईश्वर सिंह ने एक इमारत का निर्माण करवाया जिसे सरगासूली कहा गया। सरगासूली का मतलब होता है स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियाँ। ईश्वर जी, स्वर्ग, दोनों नाम थोड़े जुड़ और गए। ईश्वर कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। इन्हें ईसरलाट भी कहा जाता है। इसी का नाम दूसरा क्या है? ईसरलाट। इसी को जयपुर की कुतुब मीनार कह देते हैं। कहाँ की कुतुब मीनार? जयपुर की कुतुब मीनार। तो ये एक इमारत इन्होंने जीत की खुशी में बनवाई। ठीक है साहब, बनवा दी, अच्छी बात है। अब हुआ क्या कि 1750 आ गया। जब 1750 आ ही गया, 2 साल हो ही गए, तो मराठे तो वैसे भी किसी के सगे नहीं थे और मराठों ने कहा रुपए दो, नहीं तो देख लो दिक्कत हो जाएगी। अब इस वजह से कहा जाता है कि ईश्वर सिंह 2 बातें मिलती है। एक ये कि सरगासूली से कूदे और सीधे ईश्वर सिंह कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। एक ये भी कह दिया जाता है कि पारा खाकर आत्महत्या कर ले। जो भी हुआ, जो भी स्थिति है, अंतिम स्थिति यही है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया और इनकी मृत्यु हो गई। अब ईश्वर सिंह के बारे में जब हम आमेर की चित्रकला पढ़ते हैं तो एक विशेष बात आती है। वो विशेष बात क्या है वो देखना। क्या आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। ईश्वर सिंह के बारे में एक विशेष बात ये आती है कि ईश्वर सिंह के समय पहली बार आदम कद चित्र बनना शुरू हो गए। कैसे चित्र? आदम कद। किसके समय शुरू होते हैं? ईश्वर सिंह के समय। ये अपन चित्रकला पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अलग से, लेकिन इसको को रिलेट नहीं करते। तो ये बात आपकी हैंड टू हैंड क्या हो रही है? को रिलेट। ठीक है, कोई विशेष बात कहना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ठीक। गुड इवनिंग नाथावत जी, बिल्कुल आप ये क्लास करेंगे तो शाम वाली क्लास में आपके जवाब भी ठीक होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आदम कद चित्र पहली बार जयपुर में ईश्वर सिंह के समय पर बनते हैं। आदम कद का मतलब जितनी व्यक्ति की हाइट है, जितनी हेल्थ है, उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा का पूरा पोर्ट्रेट बना दिया जाता है, चित्र बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये चित्र पहली बार जयपुर में किसके समय बनने लगे? ईश्वर सिंह के समय। अब ईश्वर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो अगले शासक बनते हैं माधो सिंह। सवाई, मैं इसको ऊपर लिखूंगी थोड़ा सा, सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह। माधो सिंह यही चाहते थे कि वो शासक बने
और अल्टीमेटली उनकी इच्छा पूरी हो गई। 1750 में शासक बनते हैं और 1768 में 39 ईयर ओल्ड जब इनकी उम्र थी 39 साल, तब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप देख लेना जन्म कब हुआ, ये रीजनिंग का प्रश्न हो गया कि कब जन्म हुआ। ये इतना वैसे ज़रूरी तो नहीं है ये बात, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा चेक कर लेना। अब माधो सिंह जी के बारे में सबसे पहला तो एक फैक्ट, नंबर 1, इनके समय एक शहर बसता है और उसका नाम है सवाई माधोपुर, ये ध्यान रख लेना। तो अपने को ये वाला फैक्ट तो ध्यान रखना ही रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो माधो सिंह जी थे, इनसे रुपए मांगने आ गए अब मराठों ने कहा रुपए दो, चाहे ये पैसे दें चाहे आप दो, हमारा काम क्या है। मराठों ने कहा हम तुम पर आक्रमण ना करें इसलिए रुपए दो। मराठों ने क्या कहा, हम यानी कि मराठे तुम पर आक्रमण ना करें इसलिए रुपए दो। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आ जाना, कितनी तारीख को आओगे, बस तारीख बता दो मुझे, मैं वो कोले वोले की जो सब्जी होती है अपने यहाँ पर जो ट्रेंड में रहती है वो बनवा लूँगा, पूड़ियाँ बनवा लेंगे। पूड़ियाँ देसी घी की बनवानी है या फिर रिफाइंड की खा लेंगे या फिर सरसों के तेल में ही खाएंगे, कुछ लोगों के लिए देसी घी बंद होता है। आप हल्का सा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें और शाम का खाना खा के जाएंगे या केवल सुबह का ही खाएंगे, दाल बाटी चूरमा बनवाना तो वैसे बता दें। मराठों को लगा ये सही आदमी है, खाने की ओर पूछ कर रहा है, तो खुश हो गए थोड़ा सा। मराठों ने अपने मूँछों पर ताव दिया होगा, थोड़े समय के लिए सोचा होगा कि पहली बार कोई व्यक्ति रुपए भी दे रहा है और इतने विनम्रता से दे रहा है। तो जयपुर शहर जो है वो 4 दीवारी में बंद है, ठीक है। किस चीज़ में बंद है, 4 दीवारी में। तो जो चांदपोल वाला जो जगह थी वहाँ पर जो बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ वाले जो जगह है, ठीक है। वैसे मैं लगभग 10 साल जयपुर रही, 2004 से लेकर 2013-14 तक हम लोग जयपुर रहे, ठीक है। ग्रेजुएशन के समय से वहीं पे ही जयपुर में थे हम लोग। अब हुआ ये कि मुझे कभी याद नहीं रहता था, कभी मेरी ज़िंदगी में याद नहीं हुआ कि बड़ी चौपड़ पहले आएगी छोटी चौपड़, जो आ जाती है उसे हम देख लेते थे, हाँ भाई ये क्षेत्र आ गया। तो वो जौहरी बाजार और वो वाला जो क्षेत्र था उस जगह पूरी की पूरी सेना आती है, खूब सारे लोग आते हैं वहाँ पर। बाकायदा पूड़ियाँ तली जाती हैं, उनको खाना खिलाया जाता है। सुबह का जो खाना होता है वो दाल बाटी चूरमा मराठों ने अच्छे से खाया। फिर शाम को गर्मा गर्म पूड़ियाँ, कोले की सब्जी, बूंदियाँ, जो भी बनता है ट्रेडिशनल वो खाना, और सब लोगों ने अच्छे से छिक के खाना खाया और सब लोग सो गए। खाना खा पी के जब सो जाते हैं तो माधो सिंह जी ने सोती हुई सेना पर अटैक करवा दिया और ढंग से कटवाया पूरे लोगों को, मराठों को। अब ये 4 दीवारी जो थी ये पूरी की पूरी बंद थी। 4 दीवारी क्या है, पूरी की पूरी बंद। इस बंद 4 दीवारी में से मुश्किल था यहाँ से निकलना और उनका छोड़ना नहीं एक भी आदमी को। बहुत ज़्यादा ये इलीगल तरीके से हमारे यहाँ करके फिरौती मांगते हैं। और महाराष्ट्र में तो बाकायदा आज दिन तक ऐसा कहा जाता है वहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति की अगर शॉप है और जो महाराष्ट्रियन नहीं है, भले वो मारवाड़ी हो भले वो बिहारी हो, कोई उसे हफ्ता देना पड़ता है आज भी। और ये हफ्ता वसूलने की जो परंपरा है ये वही है, बिल्कुल उस समय भी जो वसूल किया जाता था कि हम तुम्हें नहीं मारे, हम तुम पर आक्रमण नहीं करें, इसलिए तुम्हें हफ्ता देना पड़ेगा। माधो सिंह जी ने इनको ढंग से कटवाया। कोई 3-4 लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाया और इस दीवार को कूद गए। मुड़ के नहीं देखा किसी भी मराठे ने, ठेठ सीधा जाकर के महाराष्ट्र पहुंच के मुड़ के देखते हैं कि कोई है तो नहीं। ढंग से पूरी सेना का सफाया सुपड़ा साफ कर दिया। अब इस समय घटना क्या होती है कि ये थोड़े दिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। माधो सिंह जी के बारे में कहा जाता है सिटी पैलेस जो आपका जयपुर में है उसमें इनके कुर्ते पजामे रखे हुए। अब सब कुर्ते पजामे में से क्या विशेष बात है, दुनिया के रखे होंगे, क्या खास बात है, कोई विशेष रंग है, कोई विशेष कलाकारी है, साइज है विशेष। तो आप लोग को जो ये डिजिटल बोर्ड दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग इस डिजिटल बोर्ड की चौड़ाई 4 फीट है और वो जो हाइट थी उनकी 7.5 फीट। तो माधो सिंह फर्स्ट जो था उसकी हाइट थी 7.5 फीट, 7.5, और उसकी चौड़ाई 4 फीट थी। मतलब अपने घरों में जो सामान्य कमरे होते हैं उन सामान्य कमरों में जो दरवाजे की चौड़ाई होती है उस चौड़ाई से अगर माधो सिंह निकले तो 2 लोगों को तो खींचना पड़ेगा, 2 लोगों को पीछे से धक्का देना पड़ेगा। या फिर अपने घरों में सामान्य गेट की हाइट 6 फीट रखी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट वाला आदमी भी हल्की सी गर्दन झुका के निकलता है, तो बिल्कुल वैसे वाली स्थिति थी। तो बहुत ज़्यादा लंबे और चौड़े हुआ करते थे, भयंकर हाइट हेल्थ थी इनकी। किसी आदमी को बगल में दबा ले तो मर जाए वो बिलबिला के। लेकिन अब यहाँ पर एक बार को थोड़ी सी देर के लिए शांति हो जाती है।
किन किन के बीच शांति हो जाती है? मराठों और इनके बीच। माधो सिंह जी का एक और थोड़ा सा महत्वपूर्ण योगदान है जो इतिहास में एक बहुत बड़े उसका कारण बनता है। घटना है दिल्ली की। दिल्ली के शासक हुए अहमद शाह। और ये जो अहमद शाह शासक हुए, इनका शासनकाल था 1748 से 1754, 54 तक। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल काल शासक अपन पढ़ते हैं तो आता है उसमें। इनकी भरतपुर के शासकों से नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? बनने का कारण नहीं था ये। भरतपुर जब औरंगजेब शासक बनता है तो उसी समय से वो विद्रोह कर देता है। गोकुल राम जाट अपन पढ़ते हैं, राजा राम जाट अपन पढ़ते हैं। अकबर के समय के जो उसका सिकंदरा में मकबरा बना हुआ था उसको खोद देते हैं, उनके हड्डियों को निकाल करके आग लगा देते हैं। और जो ताजमहल बना हुआ है उसकी तो बहुत ही अलग किंवदंती है कि ताजमहल में जो चारा भरने का काम है वो जाटों ने कर दिया। उसी समय से जाटों का विद्रोह चलता रहता है, खटपट चलती रहती है। आगे चल के एक शासक होते हैं भरतपुर के और वो दिल्ली के दरवाजे उतार के ले आते हैं। जब मैं भरतपुर का इतिहास पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगा। और ये वही दरवाजे थे दिल्ली वाले जो चित्तौड़गढ़ से अलाउद्दीन खिलजी लेके गया था। और उसने कहा ये दरवाजे कहाँ से है, ये तो यहाँ के नहीं है, कि ये दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी लेके उतारो इनको। और उनको उतार करके वो दिल्ली ले जाता है। तो ये खटपट हमेशा इनकी चलती रहती है। इस समय आप लोगों को याद हो तो इस समय शासक थे सूरजमल, जयपुर के, भरतपुर के। और ये वही सूरजमल है जिन्होंने मराठों की ये कहकर सहायता नहीं की थी 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में, कि सूरजमल जी ने कहा था महिलाओं को मत लेके जाओ। अपन देखते हैं फिल्म बनी है उसमें बकायदा दिखाया गया, अर्जुन कपूर जी महिलाओं को लेकर के जा रहे हैं। सूरजमल ने कहा इनका क्या काम युद्ध में, युद्ध करेंगे, इनकी सुरक्षा और करनी पड़ जाएगी। लेकिन मराठे ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से उनको साथ ले गए। तो ये वही सूरजमल है जिन्हें जात जाति का प्लेटो और अफलातून कहा जाता है। इन दोनों की बिगड़ती रहती है आपस में। तब ये जो माधो सिंह सेकंड था, माधो सिंह सेकंड ने कहा शांति रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी चिंता ना करें। माधो सिंह जी ने, मैंने सेकंड गलत बोल दिया, माधो सिंह फर्स्ट। माधो सिंह जी ने इन दोनों के बीच में समझौता करा दिया। अहमद शाह खुश हो गया, अहमद शाह को लगा शांति हुई। ये वही अहमद शाह है, मैं आपको इससे नेशनल हिस्ट्री से थोड़ा सा लिंक करती हूँ, ध्यान देना। कब है? 1748 से 1754। ये वही अहमद शाह है। इसके जस्ट बाद में एक और शासक बनेगा शाह आलम दिल्ली में। और ये वही शाह आलम है जो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 1764 का बक्सर का युद्ध होता है उसमें भाग लेता है। ध्यान रख लेना ये वाली बात। अगला शासक कौन बनेगा? शाह आलम। और शाह आलम 1764 बक्सर के युद्ध में भाग लेगा। अहमद शाह के बाद अगला शासक कौन बनेगा? शाह आलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन नेशनल हिस्ट्री जब कभी पढ़ेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। तो माधो सिंह जी ने ये लड़ाई बंद करवा दी। अहमद शाह खुश हो गया। अहमद शाह ने कहा शांति हुई, बड़े दुखी थे। उससे कहावत बोली जाती है, जो भी कोई व्यक्ति जाट हो वो प्लीज़ बुरा मत मानना, कि जाट की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी, ऐसे कहावत बोली जाती है। मुझे नहीं पता क्यों, मेरा तो खुद एक धर्म भाई है और वो जाट है, मैं तो यूँ, मुझे तो वो हर समय इतना सपोर्ट करता है कि मुझे कभी कोई दिक्कत आने नहीं देता। ठीक है, तो कहते हैं इस बात को कि जाटों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। तो जाटों का तो ठीक है, जो भी है भले होते हैं बेचारे। ठीक है, तो इन्होंने, अहमद शाह ने माधो सिंह जी को एक किला दे दिया, रणथंभौर का किला। कौन सा किला दे दिया? रणथंभौर। अब एक अलग सा पेच आएगा हिस्ट्री में, बड़ा खतरनाक सा पेच आ जाएगा। जब अपन कोटा का इतिहास पढ़ते हैं तो कोटा में एक शासक हुए। कौन से शासक हुए? उस समय राव शत्रुशाल जो थे वो प्रमुख व्यक्ति बनकर बैठ रखे थे कोटा के। क्या नाम है इनका? राव शत्रुशाल। और शत्रुशाल जी, सॉरी बूंदी की बात, कोटा बूंदी वाले क्षेत्र की बात हो रही। और ये गुस्सा हो गया, इन्होंने कहा कि कैसे दे दिया तुमको, मैं आक्रमण करूंगा जयपुर के ऊपर। और ये आक्रमण कर देते हैं जयपुर के ऊपर। अब ये जयपुर के ऊपर केवल इस वजह से आक्रमण करता है कि रणथंभौर इन्हें चाहिए था, कोटा बूंदी वालों को। और फाइनली वो जीत जाते हैं और राव शत्रुशाल की क्या हो जाती है? जीत। अपन पढ़ेंगे आगे चल के। और इस वजह से यहाँ पर एक बड़ा बखेड़ा शुरू हो जाता है। फिर इसको जब कोटा का इतिहास देखेंगे तब देख लेंगे। अभी के लिए आप केवल इतना ध्यान रख लो, पहले ये वाली इंपॉर्टेंट बातें थोड़ी सी ध्यान से पढ़ना सभी लोग, और मैं एक बार आपको सारी चीज़ें बता दूँ। तो अभी के लिए केवल इतना। माधो सिंह, समय है 1750 से 1768। 39 ईयर ओल्ड एज में उनकी मृत्यु हो जाती है। सवाई माधोपुर शहर। 7.5 फीट और 4 फीट दिल्ली के अहमद शाह, सूरजमल और आलम शाह। ये बातें मैंने आपको बताई।
थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, अगली स्लाइड के बारे में बात कर लेते हैं। ईश्वर सिंह के बारे में हमने बात की और ईश्वर सिंह जी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। क्या देखा? उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है सवाई ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में। ईश्वर सिंह शासक बनते हैं 43 से 50 और माधो सिंह शासक बनते हैं 1750 से 1768 तक। ठीक है, ये होलकर को और ये सिंधियाओं को बुला लेते हैं। फाइनली राजमहल का जो युद्ध होता है उसमें जीत होने के बाद ईश्वर सिंह जो है सरगासूली का निर्माण करता है और सरगासूली स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियों से स्वयं स्वर्ग तक चले जाता है। उसके बाद में 48 में बगरू का युद्ध होता है और उसके बाद में फिर 1750 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले शासक कौन बनते हैं? सवाई माधो सिंह। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, आगे बात करें, अगले शासक बनते हैं। अब क्या हुआ कि जब सवाई माधो सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके 2 जीवित पुत्र थे। एक थे राव पृथ्वी सिंह जो शासक बनते हैं, राव नहीं, गलत, मैंने गलत लिख दिया, महाराजा पृथ्वी सिंह शासक बनते हैं। और इन्हीं के भाई थे, उनका नाम था प्रताप सिंह। तो 2 व्यक्ति हैं, ये जिंदा हैं। पृथ्वी सिंह बड़े हैं और इनकी उम्र मात्र 5 साल है और प्रताप सिंह इनसे छोटे, इनकी उम्र 3 साल है। ठीक है, तो बड़े होने के नाते अगले शासक कौन बन गया? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का समय 1668 से 1778 ईस्वी सन, मैंने गलत लिखा, 10 साल शासन रहता है। 1778 ईस्वी सन कौन से शासक बनते हैं? पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल है नहीं। डिटेल क्या है? इस समय बहुत बड़े स्तर पर जो जनानी ड्योढ़ी है, जो महिलाएं हैं, उनकी यहाँ पर प्रमुखता हो जाती है। बेटा छोटा है और वो प्रशासन को बहुत अच्छे से संभालने लगता है। लेकिन जब भी आप ये देखना कि महिला अगर प्रशासन को संभाल रही है, चाहे अपन पृथ्वीराज चौहान पढ़ लें, जब कपूरी देवी संभालती है तो आसपास वाले लोग थोड़ा सा विद्रोह कर देते हैं और हमेशा जब वो लड़का बड़ा होता है तो वो उस विद्रोह का बदला ले लेता है। इस समय भी यही होता है। अब हुआ कि जब ये शासक थे, ये छोटे थे, तो आपका राजगढ़, अलवर वाला राजगढ़, चूरू वाला राजगढ़ नहीं, राजगढ़ 2 है, एक चूरू में, एक अलवर में, और दुनिया भर के वैसे अलग राजगढ़ है जो अलग है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है माचेड़ी। ठीक है, अलवर वालों ने तो देखी होगी माचेड़ी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था राव प्रताप सिंह। ये प्रताप सिंह अलग है और ये प्रताप सिंह अलग है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो राव प्रताप सिंह जी को लग गया इस समय पृथ्वी सिंह छोटे और युद्ध करने वाली स्थिति नहीं बनने वाली, क्यों ना अपन स्थापना कर ले यहाँ पर अपने राज्य की। और ये यहाँ पर नरुका शाखा की स्थापना कर देते हैं। कौन सी शाखा? नरुका। और इस समय जो दिल्ली के शासक होते हैं, मुगल बादशाह, उनसे ये मान्यता प्राप्त कर लेता है। और कौन कौन सा क्षेत्र? तो आप ध्यान रख लेना, मेवात, अलवर को मेवात ही कहा जाता है, मेवात वाले क्षेत्र को प्राप्त कर लेते हैं। अलवर बाद में आएगा, शेखावटी के कुछ क्षेत्र को प्राप्त कर लेते हैं। उसके अलावा मथुरा और आगरा तक इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया और मान्यता प्राप्त कर ली। इसी बीच में राव प्रताप सिंह, इसी घटनाक्रम के बीच में 1774 बीच में आ जाएगा, 1774 देखो आ रहा है। तो 1774 ईस्वी सन में अलवर शहर की स्थापना कर देते हैं। तो ये वाली बात क्यों हो जाती है? क्योंकि पृथ्वी सिंह छोटे थे। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, कुछ बताना चाहते हैं? ईश्वर सिंह ने स्वयं निर्मित, अच्छा हाँ बिल्कुल रास्ता सही बता रहे, मराठों से तंग आकर के, बिल्कुल मैंने कहा स्वयं ने बनवाया और स्वयं ही उससे कूद कर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, माचेड़े की जागीर दी गई थी और ये अलवर में ही पड़ती है और हमारे देखी हुई है ये। अब यहाँ पर हुआ क्या, थोड़े समय बाद में ये जो शासक हुए राव पृथ्वी सिंह, जब ये 15 साल के हो जाते हैं, कितने साल के? 15 साल के, 15 ईयर ओल्ड। तो ध्यान रख लेना 15 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु हो जाती है 15 साल की उम्र में, तो इनके कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? कोई भी संतान। अपन एक बार पिछली वाली स्लाइड पे फिर चलें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें और लिंक करनी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 व्यक्ति हैं, पृथ्वी सिंह और प्रताप सिंह। बड़े कौन है? पृथ्वी सिंह, और छोटे कौन है? प्रताप सिंह। ये प्रताप सिंह अलग और अलवर शहर की नरुका शाखा की स्थापना करने वाले प्रताप सिंह अलग। ठीक है, अब हुआ क्या, इनकी मृत्यु हो जाती है 1778 में। अब अगले शासक बनेंगे आपके प्रताप सिंह। ठीक है, अगले शासक बन जाएंगे प्रताप सिंह, क्योंकि वो छोटे भाई हैं और इनके कोई संतान नहीं थे। तो 1778 ईस्वी सन से 1803 ईस्वी सन तक शासक कौन बनते हैं? प्रताप सिंह।
सवाई प्रताप सिंह। मैं ये छोटी छोटी गलतियाँ जो करती हूँ ये बहुत गलत है, आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और यहाँ पर ईस्वी सन, ठीक है, सवाई प्रताप। जैसे 1803 आपको याद आए, जैसे 1803 दिख जाए वैसे जयपुर का शासक आपको जगत सिंह दिखना चाहिए, सवाई जगत सिंह सेकंड। ये वही जगत सिंह सेकंड है जो एक युद्ध होगा गिंगोली का, और गिंगोली के युद्ध में जोधपुर के शासक मान सिंह को फाइनली पराजित कर देते हैं। कृष्णा कुमारी के लिए युद्ध होता है, और उससे पहले पूरा का पूरा घटनाक्रम किन के लिए चल रहा है, सवाई प्रताप सिंह। ये प्रताप सिंह जब आपको दिखे सीधा बृजनिधि नाम याद आ जाना चाहिए। क्या नाम याद आना चाहिए, सीधा बृजनिधि। प्रश्नोत्तरी करवा दूं, राशि कौशिक, बिल्कुल प्रश्नोत्तरी चलेगी, थोड़ा लेट समय है प्रश्नोत्तरी का, 9 बजे का समय है, ठीक है। प्रश्नोत्तरी अच्छे स्तर की होती है, खराब स्तर की प्रश्नोत्तरी अपन नहीं करते। अब इन प्रताप सिंह जी के बारे में जब अपन बात करते हैं तो 2-3 बातें आप ध्यान रख लेना। नंबर 1, सबसे पहली बात, प्रताप सिंह देखते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज क्लिक करनी चाहिए, और वो होती है हवा महल। कौन सी चीज, हवा महल। 1799 ईस्वी सन में वो किसका निर्माण करते हैं, हवा महल का निर्माण करते हैं, ठीक है। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी, कृष्णा कुमारी जो मेवाड़ के शासक हैं उनकी पुत्री थी, ठीक है। मैं पूरा बता दूंगी आपको, सोनू यादव, आप चिंता ना करें, ठीक है। अब इस समय क्या होता है कि ये जो है सवाई प्रताप सिंह, तो हवा महल पहले बता देती हूँ मैं आपको। हवा महल, इन्होंने एक हवा महल का निर्माण करवाया 1799 ईस्वी सन में, 1799 ईस्वी सन में। हवा महल को धरोहर सूची में वो जो पूरा का पूरा जयपुर का परकोटा है, पूरा जयपुर शहर ही शामिल है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हवा महल, ये कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण के भक्त होने के नाते इसकी आकृति कैसी मानी जाती है, मुकुट के समान मानी जाती है। किसका मुकुट, कृष्ण के मुकुट के समान इनकी आकृति मानी जाती है। इसमें कुल छोटी बड़ी कितनी है खिड़कियां, तो 953। मुख्य खिड़कियां कितनी हैं, 365। ये बात अपन सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ये बात हमें पता है, कोई विशेष बात ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगली इम्पॉर्टेंट बात इनके शासनकाल की वो ये थी कि इनके दरबार में हमेशा 22 लोग रहा करते थे। कुछ लोग जो थे वो संगीत से संबंधित थे, कुछ लोग काव्य से संबंधित थे, कुछ लोग नाट्य कला से संबंधित थे। इन 22 विद्वान लोगों को गंधर्व बाईसी कहा जाता था, गंधर्व बाईसी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, गंधर्व बाईसी, ठीक है। तो इन्हीं को गुणीजन कहना भी कह दिया जाता था कभी कभी, ये वाली बात। अब ये खुद कविताएं लिखते थे, और कविता लिखने का जितने भी महाराजाओं राजाओं को शौक हो, उन्होंने कभी खुद के नाम से नहीं लिखी। मैंने आपको अलवर के शासक बताए थे, और वो भी खुद के नाम से कविताएं नहीं करते थे। किशनगढ़ के एक शासक हुए थे, वो भी खुद के नाम से कविताएं नहीं करते। तो शासक कभी खुद के नाम से कविताएं जनरली नहीं करते थे, वो अपना एक उपनाम रख लिया करते थे। तो ये कविताएं करते थे किस नाम से, ब्रज निधि। और ब्रज निधि कौन है, जो ब्रज की निधि है, और ये अपना नाम ये लिख देते, कविता लिखी और नीचे लिख दिया ब्रज निधि, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हवा महल के इन्होंने 5 चीज़ें बताई, बहुत अच्छी बात। अब इन्होंने कुछ किताबों की रचना की है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किताब, मैं आपको लिख दे रही हूँ। पहली किताब इनकी प्रीतिलता, प्रीतिलता। प्रीतिलता के बाद में दूसरी किताब है स्नेह संग्राम। तो देखो, संग्राम से इन्होंने कहा है कि मुझे क्या है, स्नेह संग्राम। इसको ऐसे याद रख लेना, प्रीतिलता नाम की कोई लड़की है जिसे किस चीज़ से स्नेह है, संग्राम सिंह से स्नेह। फिर से बोल के देखो, प्रीतिलता को स्नेह संग्राम से स्नेह है। ये किताब है 1, ये 2, और अब आएगी तीसरी किताब। तीसरी किताब इनकी थी फाग रंग, फाग रंग। तो फाग खेलने गए, और फाग में इन्होंने क्या खेला, रंग, ठीक है। तो फाग में इन्होंने रंग खेला। तीसरी किताब, फाग में रंग खेलेंगे तो प्रेम जो है वो सबके सामने आ जाएगा, प्रकाश में आ जाएगा। तो अगली किताब कौन सी है इनकी, प्रेम प्रकाश। ये ध्यान रख लेना। मैंने कितनी किताबें बता, अच्छा 3 2 बार लिख दिया क्या, ओहो, ठीक है। मैथ, प्रीतिलता, स्नेह संग्राम, फाग रंग और प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश में आ गया। तो इन्होंने रंग और चौपड़ सबके साथ ही खेल लिया कि चलो रंग चौपड़ सबके साथ ही खेल लेते हैं। रंग चौपड़ जब सबके साथ खेल लिया तो फिर प्रीति 25 हो गई। 25 मतलब
प्रीति को अफीम खाने, लिंक है, अफीम खा लिया होगा उसने या फिर कुछ खा लिया होगा, तो सभी लोग उसे कितने नजर आने लगे? 25 नजर आने लगे। प्रीतिलता, स्नेह संग्राम, फाग्राम, प्रेम प्रकाश, रंग चौकोर और प्रीति 25। ये किताबें किसी न किसी एग्जाम में तो आने वाली है, तय बात मान के चलो। ठीक है, तो ये वाली बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, 22 लोग, गंधर्व 22 से, ये वाली बातें। 2 बातें और इसी पेज पर बता रही हूँ। इनके एक संगीत गुरु हुए जिनका नाम था लाल खान, उस्ताद लाल खान। उस्ताद उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा निपुण होता है। तो उस्ताद लाल खान इनके संगीत गुरु हुए, ये ध्यान रख लेना। मैं आगे लिख दे रही हूँ, संगीत गुरु। उसके बाद में जो अगले व्यक्ति हुए, एक और काव्य गुरु थे इनके, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा ध्यान रख लेना, काव्य गुरु जो होता है वो अलग और संगीत गुरु जो होता है वो अलग। गणपति मिश्र, गणपति मिश्र, कैसा पति? गणपति। और कौन है? मिश्र, वो उनका क्या हुआ? काव्य गुरु। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये बातें सारी की सारी किनके बारे में? सवाई प्रताप सिंह के बारे में। ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो एग्जाम में आती है। अब 3-4 युद्ध है, एक तुंगा का युद्ध होता है, एक पाटन का युद्ध हो जाता है और फिर एक और युद्ध हो जाता है। अब इन युद्धों में बहुत सारे बच्चे हमेशा फ्यूज होते रहते हैं। आप कहो तो मैं अभी बता दूं आपको, 9:40 हो गए। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा रहेगा अपन अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, आज भाई मीन्स मेरा नहीं हुआ था, चलो ठीक है। दरियाओं की नगरी से बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र नाथ जी का। कई दिनों बाद नजर आए सुरेंद्र जी आप मुझे। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम इनके समय युद्ध की। बता दूं अभी जी? ठीक है, तो चलो ध्यान से सुनते हैं। 3 युद्ध होते हैं, एक तुंगा का, एक पाटन का और एक मालपुरा का। मैंने तीनों एक साथ लिख दिए, 1, 2 और 3। ठीक है, आप ईयर लिख लेना, 1787, 1790 और 1800। कितनी है? 1800 ईस्वी सन। पहला युद्ध है तुंगा का युद्ध, ये तुंगा का युद्ध है। दूसरा युद्ध ये है पाटन का युद्ध और तीसरा युद्ध है मालपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? मालपुरा। आप तीनों को ऐसे याद रखना, सवाई प्रताप सिंह युद्ध कर रहे हैं और तीनों युद्ध इनके साथ हो रहे हैं। पहले युद्ध में जो आएंगे वो आएंगे सिंधिया, महादजी। ये दूसरे वाले हैं महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। ठीक है, और इस वाले युद्ध में महादजी सिंधिया यानी मराठों की पराजय हो जाती है। मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया, इसका मतलब इनकी पराजय हो गई। आप समझ जाना, मैं बोल भी रही हूँ साथ के साथ में। कौन हार गए? मराठे हार गए। कौन जीत गए? प्रताप सिंह जीत गए। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रताप सिंह। तो ये अच्छा प्रताप प्रताप सिंह की जीत हो जाती है पहले वाले युद्ध। अब दूसरा युद्ध होता है। दूसरा युद्ध कौन करते हैं? वापस ये सेना लेकर के आते हैं सिंधिया जी। दोबारा सेना लेकर के कौन आ गए? सिंधिया। सिंधिया सेना लेकर के आता है। सिंधिया का एक सेना नायक है, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। उसका नाम है लकवा दादा। दादा है और उसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? दादा। तो सिंधिया का सेना नायक है। मैं बोल रही हूँ इतना ही, आप लोग समझ जाओगे या फिर हर बात लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंधिया के सेना नायक लकवा दादा और एक व्यक्ति और थे B.E. बोडन। B.E. बोडन, ये दोनों व्यक्ति आते हैं। सिंधिया इनको लेके आता है और कहता है कि चलो युद्ध करना है, जयपुर के साथ युद्ध करना है और जीतना है। इस युद्ध में सिंधिया की जीत हो जाती है। किसकी जीत हो जाती है? सिंधिया की। इनके साथ एक अफगान व्यक्ति था इस्लाम शाह, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हारने वालों के नाम जर्नली नहीं पूछे जाते। अब ये जो सिंधिया है, इनके आपस में जो परिवार था, इनका जो परिवार है, जो घर है, उसमें डिस्प्यूट हो जाता है। होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अगला व्यक्ति दौलत राव सिंधिया आ जाता है। अभी तक महादजी सिंधिया थे और महादजी सिंधिया यहाँ पर चले जाते हैं। ये वो समय है जब अपन पढ़ते हैं बारबाई परिषद का निर्माण हो जाता है। नानाजी होते हैं एक व्यक्ति और वो बारबाई परिषद का नेतृत्व करते हैं। अब महादजी सिंधिया के बाद उनका जो दूसरा अगला व्यक्ति बनता है उसका नाम होता है दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया का छोटा भाई था, उसकी हत्या जसवंत राव होलकर नामक व्यक्ति कर देता है। क्या मेरी बातें याद रह जाएंगे आपके? हाँ, फ्रांसिस सेनापति, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जो भी हैं दिनेश प्रजापति नहीं, ऋषिकी जोधपुर जी, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो जब
जसवंतराव होलकर दौलतराव सिंधिया के भाई की हत्या कर देता है, तो दौलतराव सिंधिया होलकरों पे आक्रमण कर देता है। किस पे आक्रमण कर देता है? होलकरों पे। इसके बाद इस डिस्प्यूट का फायदा उठाने के लिए प्रताप सिंह इन पर आक्रमण कर देता है। इन्होंने कहा हम पे आक्रमण करोगे, बिल्कुल तुम पे आक्रमण करेंगे। तो ये सेना लेकर के मालपुरा में आ जाता है। कौन सेना लेकर के आ जाता है? मराठे। मैंने कारण बोल दिया आपको। कारण क्या था? एक व्यक्ति था होलकर और एक व्यक्ति था दौलतराव सिंधिया। और ये जो दौलतराव सिंधिया है, इसके भाई की हत्या किसने कर दी थी? होलकर ने। इस डिस्प्यूट का फायदा उठाकर आक्रमण करते हैं, इसलिए ये सेना लेकर के आ जाता है। इस युद्ध में फाइनली प्रताप सिंह की दोबारा जीत हो जाती है, इनकी पराजय हो जाती है। मराठे इस समय तक बुरे तरीके से कमजोर हो चुके थे। अब कौन मजबूत हो जाते हैं इस समय तक? धीरे धीरे बाकी वाले, जयपुर वाले और सभी लोग। ये वही समय चलेगा 1802, 1803, 1804, 5, 6। अंग्रेजों ने मराठों के साथ में 2 बार युद्ध किया। एक करेंगे 1765, 1766, बड़गांव की संधि होगी, बहुत सारे युद्ध होंगे। 1779 में एक युद्ध दूसरे दौर के चलेंगे, 1801, 1802 और 1803। ये जो युद्ध होंगे 1803 के आसपास वाले, इसमें अंग्रेज इनको अलग अलग सबको पराजित कर देंगे। ये वही समय जब होलकर भाग कर आएगा, भरतपुर में शरण ले लेगा, लॉर्ड लेक जो है उसके पीछे करता हुआ आएगा और लॉर्ड लेक पराजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही समय है। तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से समराइज कर दूं तीनों युद्धों को एक बार। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तीनों युद्धों को एक साथ लिखो, तुंगा का, पाटन का और मालपुरा का। 1787, 1790, 1800। तीनों युद्ध किसके साथ होता है? सवाई प्रताप सिंह वर्सेस मराठे। पहले में प्रताप सिंह की जगह जीत, दूसरे में मराठों की और तीसरे में वापस प्रताप सिंह की जीत हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चांद खान, रविंद्र